हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज एक और चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। फर्स्ट था हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सेकंड वाज फोटोसिंथेसिस, थर्ड वाज रेस्पिरेशन इन प्लांट। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो आप टॉपिक वाइज भी उन लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको उस टॉपिक की प्रॉपर इंप्रूवमेंट हो जाएगी। बेटा मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को जो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए बेटा ये गाइडेंस है कि किस तरीके से आपको जाना है। आपने सारे टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं लेक्चर देखकर, और उसमें से एनसीईआरटी की डिटेल ऐड करनी है। वी शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग, हमें कम से कम बेटा 2 से 3 रीडिंग करनी है। क्लियर? वी शुड मतलब मुझे भी करनी चाहिए आपके लिए और आपको भी करनी चाहिए अपने लिए, मैं ये बोलता हूँ बेटा, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम भी आज बेटा आज भी अब इतने टाइम के बाद भी अब भी हम लोग एनसीईआरटी को जरूर देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल उसमें मिल जाता है जो आपकी नॉलेज को इंप्रूव कर सकता है। तो अपने को लिमिटेड रखो सोर्स को लेके कि कहां से पढ़ना है, पर अपनी एफर्ट को अनलिमिटेड कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत करो ताकि कोई भी एग्जाम आप इजीली, मतलब इजीली मैं कह रहा हूं, इजीली का मतलब कि आप एफर्ट के थ्रू उसको क्वालिफाई कर सको। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस लेक्चर को, और इस टॉपिक को मैं पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कैसे हम चैप्टर में मूव करेंगे और फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर को मैं 3 पार्ट में देखता हूं। पहला पार्ट वो है जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं किसकी बेटा, हम लोग बात करेंगे बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, है ना, कि ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, इसकी बात करने वाले हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स की, है ना, कि हार्मोन्स मतलब बेसिकली क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है। क्योंकि ये जो टॉपिक है फर्स्ट वाला, ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक से मिलके बना हुआ है। तो इसको हम प्रॉपरली डील करेंगे कि क्या है इसमें, एक एक चीज पढ़ेंगे। थोड़ा इजी है पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन आएगा बेटा तो डायरेक्ट लाइन आ जाती है, फिर बच्चे लाइन मार्क करते हैं, कहते हैं ये आया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आने के बाद टॉपिक को इंपॉर्टेंट मत करो, एनसीईआरटी का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। हॉर्मोन्स को हम कहते हैं बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना। इनका एक अलग डिस्कशन करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्कूल का एग्जाम हो चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, इसमें ये वाला टॉपिक है। फिर हम बात करने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म की, जहां पर हम कैसे जानेंगे कि कैसे जो लाइट है वो बेसिकली आपके फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। क्लियर? एक एडिशनल टॉपिक इसमें अब ऐड हो गया है बेटा, जो बाद में ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज डोरमेंसी। और नीट 2020 में मेरे पास यहां से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये बाद में ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, बाद में मतलब 1-2 साल हो गया ऐड हुए इस टॉपिक को। तो ये अच्छा एक टॉपिक है जो हमने ऐड करा है इसमें, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना डिस्कशन। कैसे? सबसे पहले हम कैसे जाएंगे, ग्रोथ के बारे में जानेंगे, प्लांट ग्रोथ के बारे में जानेंगे, प्लांट ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हम क्या जानेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि ग्रोथ के फेजेस क्या होते हैं, ग्रोथ की रेट क्या है। क्लियर? ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के बेसिक फीचर से। ग्रोथ के बेसिक फीचर से स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। क्लियर? ग्रोथ क्या होती है? तो एनसीईआरटी कहती है एक्चुअल में ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज एक फंडामेंटल फीचर है। ग्रोथ इज फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब सब में होता है, फंडामेंटल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल फीचर है। अगर मैं प्रॉपरली ग्रोथ डिफाइन करूं, और ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक आपका लिविंग वर्ल्ड में भी दिया हुआ है, जहां पर वो कहता है कि इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन सेल साइज, इट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट पेज पे दे रखा लास्ट में, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करेंगे बेटा, ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए उसके कुछ फीचर्स देख लेंगे। उस फीचर्स के थ्रू हम ग्रोथ को डिफाइन करते हुए ले जाएंगे। अब ये कौन से फीचर्स हैं जो ग्रोथ को डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ये है बेटा कि ग्रोथ होनी क्या चाहिए, ग्रोथ इरिवर्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं ग्रोथ शुड बी इरिवर्सिबल इंक्रीज।
इरिवर्सिबल इंक्रीज इन सेल नंबर, साइज, ठीक है, ऑर्गन का नंबर एंड साइज, ये सब इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं बेटा ग्रोथ के लिए सबसे पहला पॉइंट है इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं, मैं कहूं आपसे कि ये वुड है कोई, उसने वाटर एब्जॉर्ब करके अपना साइज बढ़ा लिया, वाटर एब्जॉर्ब किया और उसका साइज बढ़ गया, लेकिन वो साइज वापसी छोटा भी तो हो सकता है, देन इट इज नॉट ग्रोथ। एनसीईआरटी ने पूछा भी है। लेकिन किसी लीफ का सरफेस एरिया बढ़ना ग्रोथ है। या जैसे गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल का टर्जिड हो जाता है, तो उसे हम कह रहे हैं कि वो ग्रोथ है ना, ग्रोथ है, नहीं, उसे हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो रिवर्सिबल है। तो ग्रोथ शुड बी इरिवर्सिबल। दूसरा पॉइंट हम ये कह रहे हैं बेटा ग्रोथ को लेके कि ग्रोथ जो है बेटा, ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब हुआ, एनसीईआरटी ने देखो कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड कहां से उठाया है। प्लांट किंगडम में आपके पास एक टॉपिक था टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में हमने प्रोथैलस पढ़ा था। प्रोथैलस का साइज बहुत छोटा होता है, उसके लिए कहते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। अब यहां पर ग्रोथ को कॉन्स्पिक्यूअस लिखने का मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो विजिबल है, मतलब वो दिख सकती है ना, पता चल सकती है, दैट इज विजिबल। तो ग्रोथ इज विजिबल, है ना, ग्रोथ इज विजिबल, ये चीज हो गई। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं ग्रोथ को लेके कि हमारे पास ग्रोथ के टाइम पर एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होता है। ध्यान से सुनना बेटा, ग्रोथ के टाइम पर एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों प्रोसेस होते हैं। मैं इस बात को जरा जस्टिफाई करता हूं। देखो हम ये लिखेंगे कि फॉर ग्रोथ बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होगा, दोनों होता है बेटा। ग्रोथ के टाइम पर ये दोनों प्रोसेस होते हैं। क्लियर? क्या मतलब है इसका समझो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रोथ करनी है, इस चीज को समझो, अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो देखो ह्यूमन में ग्रोथ कैसे हो रही है, हम कह रहे हैं ये अमीनो एसिड्स हैं। इन अमीनो एसिड्स की अगर हम चेन बना दे, जिसे हम प्रोटीन्स कहते हैं, है ना, ये मान लो अमीनो एसिड है, तो इस अमीनो एसिड से अगर आप चेन बना दो जिसे आप प्रोटीन कह सकते हो, इससे ग्रोथ हो सकती है। तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम एनाबोलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मुझे एनर्जी भी चाहिए। अब इस एनर्जी के लिए आप क्या करते हो, फॉर दिस एनर्जी आप क्या करते हो, आप ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करते हो, तो ग्लूकोज को तोड़ते हो और उससे एनर्जी बनाते हो, तो जिसे आप क्या कहते हो, कैटाबोलिक प्रोसेस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ग्रोथ में एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस दोनों हो रहा है, पर जो एनाबोलिक प्रोसेस है उनका नंबर या एनाबोलिक टोटल होल एनाबोलिक प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कैटाबोलिक। ये चीज समझ आ गई बेटा, एनाबोलिक ज्यादा होना चाहिए तभी ग्रोथ होगी। तो इस चीज को हमने सिंपल समझा, हमने कहा फॉर ग्रोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म बोथ अकर, बट मोर क्या होगा, मोर इज हमारे पास एनाबोलिज्म, ज्यादा क्या होगा मेरे पास, एनाबोलिज्म होगा। ये चीज समझ आ रही है बेटा, ज्यादा क्या होगा, एनाबोलिज्म होगा। क्लियर? दूसरा हम कह सकते हैं ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम मैं फोर्थ पॉइंट लिखूं तो ग्रोथ कैन बी क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब होता है इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड। तो ये कुछ फीचर आपको बता दिए मैंने किसके, ग्रोथ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपको समझने के लिए। और इन टॉपिक्स में हम साथ के साथ एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा एनसीईआरटी की। दैट एनसीईआरटी क्या है कहती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ इज मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस। हमने बता दिया आपको कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, जो विजिबल हो सके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत फंडामेंटल है, सब में होती है और सब में दिखती है ना, सब में होती है, मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज irreversible permanent increase in size of organ or its part or even of a individual cell, है ना। ग्रोथ जो है irreversible increase है किसका, साइज का, नंबर का, irreversible increase है, ये हमने बोला। और इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। जैसे कि एनाबॉलिक क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस,
कैटाबोलिक क्या हुआ, ग्लूकोज से एनर्जी बनाना, है ना। तो ये सारे प्रोसेस होंगे, पर ज्यादा क्या होना चाहिए, एनाबोलिज्म होना चाहिए। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ लीफ मेरे पास ग्रोथ है, पर स्वेलिंग ऑफ वुड मेरे पास ग्रोथ नहीं है। ये पूछा है उसने और हम बता रहे हैं ये नहीं है ना, ठीक है। अब देखो चैप्टर में कैसे आगे पढ़ेंगे। पहले हमने जाना ग्रोथ, अब हम जानेंगे प्लांट ग्रोथ, है ना। प्लांट ग्रोथ को जानेंगे, तो प्लांट ग्रोथ क्या होता है इसको लेके समझते हैं कि है क्या, ठीक है। तो भाई कोई भी चीज क्या है उसको कैसे स्टडी करेंगे, स्टडी बाय फीचर। तो मुझे प्लांट ग्रोथ के क्या चाहिए, हम तो फीचर से पढ़ेंगे भाई, है ना। तो मुझे प्लांट ग्रोथ के कुछ फीचर्स चाहिए, ठीक है। तो एक प्लांट बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये प्लांट मैंने बना दिया ऐसे, ये प्लांट है मेरे पास, ध्यान से देखें, है ना। प्लांट, ये रूट उसकी, मेरे पास यहां डिवाइडिंग सेल्स बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैं यहां पर डिवाइडिंग सेल्स बना रहा हूं, ये यहां डिवाइडिंग सेल्स है, कुछ डिवाइडिंग सेल्स यहां है और कुछ डिवाइडिंग सेल्स यहां है, ठीक है। तो हम क्या फीचर्स पढ़ेंगे प्लांट के ग्रोथ के। सबसे पहला फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि प्लांट ग्रोथ क्या होती है बेटा, प्लांट ग्रोथ इज ओपन। वो क्या होती है, ओपन होती है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपन, ओपन का क्या मतलब है। ओपन का मीनिंग ये है कि प्लांट में पूरी लाइफ भर, प्लांट में पूरी लाइफ भर डिवीजन की वजह से नए सेल्स ऐड होते रहते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ इज ओपन, क्या मतलब है कि न्यू सेल्स, नए सेल्स, न्यू सेल्स बीइंग एडेड थ्रू आउट लाइफ, है ना, एडेड थ्रू आउट लाइफ, है ना। प्लांट में ग्रोथ क्या होती है, ओपन होती है। इसका मतलब यह है कि पूरी लाइफ भर हमारे पास क्या होगा, नए सेल्स क्या होंगे, ऐड होते रहेंगे। तो नए सेल्स हमारे पास पूरी लाइफ भर ऐड होते रहेंगे, उसे हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ इज ओपन। प्लांट ग्रोथ ओपन है मतलब नए सेल्स क्या है हमारे पास, ओपन है मतलब नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, है ना। अब मैं पूछता हूं क्या एनिमल सेल में भी ऐड हो रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा। देखो एनिमल में सेल डिवीजन मेनली आपकी, जैसे मान लो हमारी एक एज हो गई, उसके बाद एनिमल में सेल डिवीजन मेनली रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए होती है। प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है ना, क्लियर। प्लांट में ग्रोथ क्या होती है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, लेकिन कुछ पार्ट्स में रुकती भी है। ऐसा नहीं कि सारे पार्ट में, से लीफ है, उसका एक साइज के बाद ग्रोथ रुक जाती है ना, मैक्सिमम साइज अचीव होने के बाद, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फीचर प्लांट ग्रोथ का लिख सकते हैं हम बेटा, प्लांट ग्रोथ जो है, प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकलाइज्ड, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि प्लांट ग्रोथ फिक्स लोकेशन पर होती है, जैसे यहां पर हो रही है, यहां हो रही है और यहां हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट ग्रोथ की लोकेशन फिक्स है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। तो प्लांट ग्रोथ जो होती है वो एक फिक्स लोकेशन पर होती है, अकर एट फिक्स लोकेशन, अकर एट फिक्स लोकेशन, फिक्स लोकेशन पर होती है, उसे हम प्लांट ग्रोथ कह रहे हैं भाई, फिक्स लोकेशन पर होती है। हम लोग उसे क्या वर्ड बोल रहे हैं, लोकलाइज्ड, है ना, लोकलाइज्ड। इसका एक एग्जांपल देखते हैं जरा, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसका एग्जांपल क्या है, आप इस चीज को ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर देखते हैं, इस चीज को हम ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछता हूं, ये प्लांट है एक, ठीक है, प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पर मैंने यहां पर एक मार्क लगा दिया, यहां पर मार्क लगा दिया ऐसे, और ये जो प्लांट की हाइट है वो हाइट ऐसे बढ़ रही है कि वो 5 मान लो मीटर, सही, सॉरी मान लेते हैं, ऐसा कुछ कह देते हैं हम लोग कि उसकी जो हाइट बढ़ रही है वो 2 मीटर पर ईयर बढ़ रही है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो मार्क है वो 5 ईयर लेटर कहां होगा, 5 साल के बाद वो मार्क कहां होगा। समझो ध्यान से, मतलब मैंने एक मार्क लगा दिया है, 2 मीटर पर ईयर उसकी ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ की स्पीड है, और मैंने ये पूछा आपसे कि 5 साल के बाद वो जो मार्क है वो बेसिकली कहां होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो मार्क 5 साल के बाद कहां होगा, ये मार्क मैं जानना चाह रहा हूं कि ये होगा कहां। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये ऐसी ही बात है तो वो मार्क कहां होगा उसको हम जानना चाह रहे हैं, उसको हम जानना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि कहां होगा, कुछ बच्चे कहेंगे 10 मीटर तक बढ़ जाएगा, मैं कहूंगा वहीं रहेगा। एक्चुअल में प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ ऐसे ऊपर से होती है, तो ये पॉइंट 10 साल के बाद भी या 5 साल के बाद भी वहीं रहेगा। इसका मतलब ये है
कि प्लांट में ग्रोथ ऐसा टिप से होती है, कोई मार्क लगाओगे तो वो तो वहीं रह जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? ये वाला एक वैसे ही हम लोग लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछते थे। अच्छा, एनिमल में क्या होता है, जैसे मान लो ह्यूमन में देख लेते हैं, ये स्टमक है, ठीक है, मान लो ये बच्चे का स्टमक है, तो किसी बड़े पर्सन का जो स्टमक है वो होल बढ़ता है। ऐसा नहीं होता एनिमल में कि वो स्टमक वैसे ही रहे लेकिन वो यहां से बढ़ जाए और इधर से बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो ये वाली ग्रोथ नहीं होती, ऐसी होती है। तो एनिमल में मोर ग्रोथ कैसी होती है? एनिमल में ग्रोथ ज्यादा यूनिफॉर्म टाइप की होती है, सब जगह एक जैसी हो रही है। लेकिन प्लांट में ग्रोथ क्या होती है? फिक्स लोकेशंस पर होती है, जिसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड। जिसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लोकलाइज्ड। ये चीज समझ आ गई बेटा? प्लांट में ग्रोथ क्या है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब इट अकर एट शूट टिप एंड रूट टिप। शूट टिप और रूट टिप ये उस पर हो रही है, शूट टिप पर हो रही है और रूट टिप पर हो रही है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? लोकलाइज्ड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा? लोकलाइज्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। शूट टिप, रूट टिप, है ना, इन पर हो रही है। ठीक हो गई बात? अब थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड बात करेंगे कि प्लांट ग्रोथ क्या है, और एक बात कर लेते हैं। देखो बेटा, प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है। प्लांट ग्रोथ जो है वो कैसे होती है? थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ होती है ना। उसके लिए हमने कहा था कि नए सेल ऐड होते हैं तो ओपन है ना। थ्रू आउट लाइफ होती है, और मतलब हम ये कहते हैं अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ है। अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनडेटर्मिनेट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इनडेटर्मिनेट, है ना। पर एनिमल्स में ऐसी ग्रोथ नहीं होती, एनिमल्स में ऐसी ग्रोथ नहीं होती। तो प्लांट में इन जनरल हम ग्रोथ को इनडेटर्मिनेट लेते हैं, पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें डिटर्मिनेट हो सकती है। पर प्लांट के मैक्सिमम पार्ट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है ना। हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो प्लांट की ग्रोथ में आप समझो, अगर नए सेल्स ऐड कर सकते हैं दैट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अगर अगर मैं कहता हूं पूरी लाइफ भर चलेगी दैट इज हमारे पास इनडिटर्मिनेट। और एनसीईआरटी ने डिटर्मिनेट वर्ड भी लिख दिया, तो दोनों लिख देते हैं हम यहां पर। डिटर्मिनेट जो है वो सम पार्ट में है, और मैक्सिमम पार्ट में हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेट। क्लियर? दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, प्लांट में ग्रोथ में एक पैटर्न और मिलता है। जैसे कि मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मेरे पास प्लांट में एक पैटर्न और मिलता है। प्लांट ग्रोथ में जो प्लांट ग्रोथ होती है वो मेरे पास कुछ प्लांट्स में, सब में नहीं, सम प्लांट्स में दो टाइप की होती है। कितने टाइप की है? दो टाइप की। एक है प्राइमरी, एक हमारे पास क्या है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ है। और दूसरी ग्रोथ मेरे पास क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं उसे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग क्या है जरा देख लेते हैं। देखो ध्यान से, मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम में अगर इसकी हाइट बढ़ रही है, मान लो इस एक्सिस पे ग्रोथ करा रहे हैं, तो एक कौन करा सकता है? रूट करा सकता है, ये रूट है, क्लियर, वो करा सकता है हमारे पास, और शूट करा सकता है। तो ये मेरे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट होती है। ये मेरे पास रूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम स्टार्टिंग से होती है। इनमें जो ग्रोथ होती है वो इस एक्सिस पर होती है, समझ रहे हो? इस एक्सिस पर ग्रोथ होती है, इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर किसी प्लांट की चौड़ाई बढ़े, उसके लिए अलग से डिवाइडिंग सेल बनते हैं, वो बाद में आते हैं, उनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की ग्रोथ किस एक्सिस पर कराती है? ऐसे गर्थ बढ़ाती है। तो मेरे पास दो तरह की ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो इस एक्सिस पर लेंथ बढ़ाती है, और जब गर्थ बढ़ती है उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। दिमाग में यह बिठाना है आपको कि जब प्राइमरी ग्रोथ नॉर्मली फिनिश हो जाती है जिस पार्ट में, जैसे कि स्टेम में, उसके बाद उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। मतलब इस हिस्से में अब कोई प्राइमरी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए अब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ का एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, और वो बेसिकली कहां होता है? डाइकॉट में। इसलिए मैंने कुछ प्लांट्स लिखा। क्लियर? अब देखिए, अब हम डिस्कस कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ को। यहां पर एनसीईआरटी से क्या हम बात कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, हमने कहा प्लांट ग्रोथ यूनिक है क्योंकि प्लांट के सेल कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है?
इसलिए उसको कह रहा है कि जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। क्लियर? सही है। और हम ये कहते हैं सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परपीचुएट। बेटा परपीचुएट का मतलब होता है हमारे पास, परपीचुएट का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट टाइप से, मतलब ग्रो करके फाइनली डिफरेंशिएट करना। तो हमारे पास समझो कि जो मेरिस्टेम है वो डिवाइड करती रहती है और नए सेल्स ऐड होते रहते हैं। ये चीज समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ रहा है? इसे हम कहते हैं कि प्लांट ग्रोथ ओपन है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं प्लांट ग्रोथ ओपन होने का मतलब क्या है कि दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर हमारे पास नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं? प्लांट ग्रोथ ओपन कहते हैं। ये चीज समझ आ रही है? प्लांट ग्रोथ क्या है? ओपन है, क्योंकि नए सेल्स ऐड हो रहे हैं। क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है बेटा? क्लियर? और इसने बोला भी है, एपिकल मेरिस्टेम को दिखा के आप देख सकते हो, ये मेरे पास शूट एपिकल है और ये रूट एपिकल है, इनमें इस एक्सिस पर ग्रोथ हो रही है, और वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है और वो मेरे पास इस एक्सिस पर ग्रोथ करा रही है। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ क्या करती है बेटा? इलोंगेशन कराती है, इस एक्सिस पे ग्रोथ कराती है। और मेरे पास सेकेंडरी ग्रोथ जो है, समझ रहे हैं किसमें किसमें? मैंने क्या बोला था? डाइकॉट में होती है और जिम्नोस्पर्म में। देखो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ कहां होती है? डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक जगह और मेंशन किया है, प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जहां फिनिश हुआ है उसकी लास्ट लाइन चेक करना, वहां भी जिम्नोस्पर्म दे रखा है। द लेटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये जो देख रहे हो यहां पर एक अलग से मेरिस्टेम आती है जिसे हम नाम देते हैं कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। वो गर्थ बढ़ाती है। एपिकल मेरिस्टेम मेरे पास क्या बढ़ाती है? लेंथ बढ़ाती है। ये चीज समझ आ रही है? तो इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये वाली जो ग्रोथ होती है, चौड़ाई बढ़ने वाली, गर्थ बढ़ने वाली, दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। और ऐसे बढ़ती है तो प्राइमरी ग्रोथ। तो दो तरह की ग्रोथ बता दी आपको, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की मेजरमेंट की, क्योंकि टॉपिक देखो अब हम थर्ड टॉपिक पे आ गए। फर्स्ट टॉपिक था ग्रोथ, सेकंड था प्लांट ग्रोथ, थर्ड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। क्लियर? थर्ड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बातें, ध्यान से सुनो। देखो अब मैं ग्रोथ को मेजर करना चाह रहा हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं? ग्रोथ को मेजर करना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, मुझे रियल में बताना। देखो रीजन फॉर ग्रोथ, रीजन फॉर ग्रोथ एक्चुअल में क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सेल डिवीजन है कि सेल इलोंगेशन है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रोथ का कारण सेल का डिवाइड होना है कि सेल का बड़ा होना है, मैं रियल में आपको बताऊं, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में क्लियर मेंशन है कि रूट की ग्रोथ जोन ऑफ इलोंगेशन कराती है ना? एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आप एक चीज समझो कि रीजन फॉर ग्रोथ इज एक्चुअल में इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। सेल डिवीजन तो चाहिए ही, पर रियल में अगर मेरे को उन दोनों में से कोई चीज सिलेक्ट करनी हो, देखो अगर ये सेल है, आप इसको डिवाइड करके दो सेल बना दो, पर साइज तो इतना ही रहा ना इनका, इसी में आप चार सेल बना दो, तो साइज कहां बढ़ रहा है? उसने नंबर बढ़ाया ना, साइज नहीं बढ़ा। साइज कब बढ़ेगा? जब इस इंडिविजुअल सेल में ग्रोथ होगी। तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज रीजन फॉर ग्रोथ। बट डिफिकल्ट क्या है? मेजर करना। दिस इंक्रीज को मेजर करना, दिस इंक्रीज को मेजर करना डिफिकल्ट है। मतलब ये हुआ बेटा, मेजरमेंट इज डिफिकल्ट, है ना? ये मेजरमेंट डिफिकल्ट है ना? क्यों डिफिकल्ट है? रीजन है बेटा, क्योंकि एक सिंगल सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़े, इसको आप मेजर कर पाओ, बहुत मुश्किल काम है। तो जब कोई चीज आप डायरेक्ट मेजर नहीं करते, देयर आर डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड विच वी यूज। उसमें से कुछ मेथड मैं आपको बता रहा हूं, और ये वाला तो एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं, है ना? कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ऑक्जेनोमीटर। आपको सिर्फ नाम याद करना है और कैसे काम करता करता है थोड़ा सा बेसिक देखना है। मान लो ऑक्जेनोमीटर कैसे काम करता है, जरा सा देखो। ये मेरे पास प्लांट है, ठीक है। इसके टिप पर मैंने एक थ्रेड जैसा कुछ बांधा हुआ है ऐसे, और यहां मैंने क्या लगा रखा है? वेट लगा रखा है टिप पर बांध के। अब क्या होगी? ये पुली है मेरे पास, दिस इज पुली, और थ्रेड लगा रखा है। अब क्या होगा? आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि यहां पर एक पॉइंटर है, स्केल है। तो जब ग्रोथ होगी, दिस इज ग्रोथ, ग्रोथ होगी तो ये नीचे जाएगा ऐसे। तो इस पॉइंटर पर स्केल पे दिखेगा कितना बड़ा, ठीक है। इसको ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। सिर्फ नाम आ सकता है इसका ना, नाम आ सकता है। नीट में अलग अलग टाइप के मीटर, फोटोमीटर, लक्स मीटर कहते हैं, लाइट मेजर करता है। तो ऐसे नाम के बीच में कुछ होगा, ठीक है।
अच्छा, एक और होता है बेटा, है ना, नाम याद करना है। एक और होता है, उसे सिज्मोग्राफ कहते हैं। तो सिज्मोग्राफ जो है जेसी बोस ने, सर जेसी बोस इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने डेवलप किया था। ये ग्रोथ एक्टिविटी मेजर करता है। इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी में तो नाम भी नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इनको रिलेट कर पाए, ग्रोथ से रिलेटेड है। बस नाम सुना हुआ होना चाहिए कि ये ग्रोथ से रिलेटेड है। इसके बाद सुनो ध्यान से बेटा, इसके बाद क्या है हमारे पास, कुछ और मेथड्स हैं जो ग्रोथ को रिलेट करते हैं। अदर मेथड्स जो है हमारे पास, उनमें क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। उनमें क्या है अदर मेथड्स में हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। पहला है कि मैं मेजर कर सकता हूं इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, ठीक है ना। किसी का फ्रेश वेट क्या होता है, लीफ जो होती है एकदम फ्रेश ले लो, फिर उसमें से पानी निकाल दो तो दैट इज ड्राई वेट, उसे जला दो दैट इज ऐश वेट। ये कहां लिखा है, बायोमोलिक्यूल 3rd पेज पे, है ना। 2nd पेज पे बेसिकली आपको मिल जाएगा ऐश वेट। तो फ्रेश वेट मेजर कर लो, ड्राई वेट मेजर कर लो, और क्या मेजर करो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये लीफ के लिए कर सकते हो कि सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, ठीक है। उसकी लेंथ, किसी प्लांट की लेंथ मेजर कर लो, ठीक है ना। फ्रूट्स में तो वॉल्यूम देख सकते हो। फ्रूट्स में क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट से ये सब इफेक्ट आता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। वेट देख सकते हो, कुछ चीजों का वेट बढ़ जाता है ना। तो ये तरीके हैं हमारे पास ग्रोथ मेजर करने के लिए। एनसीईआरटी ने कहा है बेटा, एनसीईआरटी ने बताया है एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे जो मेज प्लांट है, मेज प्लांट की मेरे पास, ध्यान से सुने बेटा, मेज प्लांट में मेरे पास यहां एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है। वो रूट एपिकल मेरिस्टेम बहुत फास्ट डिवाइड करती है ना। रूट एपिकल मेरिस्टेम कुछ 17,500 सेल्स बनते हैं कुछ पर मिनट या पर आवर लिखा है, तो इतना फास्ट डिवाइड करती है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये मेंशन है मेज प्लांट को लेके। तो ये कुछ मेथड्स हैं आपके, क्लियर, कुछ मेथड्स हैं हमारे पास ग्रोथ मेजर करने के, क्लियर। इसमें सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म में रियल रिस्पॉन्सिबल है, पर उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम अगला देखेंगे आगे क्या है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, एनसीईआरटी में देख सकते हैं क्या हो रहा है ग्रोथ को लेके। देखिए सेलुलर लेवल पे हमारे पास इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म रियल रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ को लेके, पर उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, क्लियर। तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोपोर्शनल कुछ मेजर करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, वॉल्यूम लिखा है, एरिया, सरफेस एरिया, सेल का नंबर, ये सब, ठीक है। जैसे कह रहा है 1 घंटे में ये 17,500 सेल्स बढ़ जाते हैं मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम में। इसका साइज देख रहे हो, लगभग इतने टाइम बढ़ जाता है ना। तो ये कह रहा है अलग अलग तरीके हैं ग्रोथ को मेजर करने के लिए, क्लियर। ये डिपेंड करता है हमारे पास कि कैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा फेजेस ऑफ ग्रोथ। क्या डिस्कस करेंगे, फेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। फेजेस ऑफ ग्रोथ टॉपिक में पढ़ क्या रहे, दैट इज 4th टॉपिक, 4th स्मॉल टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। ध्यान से सुनो, हमारे पास ग्रोथ एक्चुअल में किस में होती है, सेल में। ये सेल में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सेल में क्या, कैसे, क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक तो उसका साइज बढ़ता है, और फिर क्या होता है, सेल मेरे पास क्या हो जाता है, परमानेंट। सेल कैसा हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो सेल का मेरे पास क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है, और फिर मेरे पास सेल क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, सेल परमानेंट हो जाएगा। तो पहले सेल का मेरे पास साइज बढ़ जाएगा, और फिर सेल मेरे पास क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, क्लियर। सेल मेरे पास क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है, क्लियर, ये चीज समझ आ रही है। अब मेरी बात सुनो, इन चेंजेस को देखना, इन चेंजेस को लाइव देखना मुश्किल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रियल ग्रोथ तो सेल में होती है, पर सेल में होने वाली ग्रोथ को रियल में देखना, लाइव देखना मुश्किल काम है, डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रूट ले लेते हैं, ये मान लो सीड है, इस सीड में ये रेडिकल है जिससे हमारे पास रूट डेवलप करी है। तो मैंने क्या किया बेटा, इस डेवलपिंग रूट को ले लिया, ये जो रूट डेवलप कर रही है इसको ले लिया। इस डेवलपिंग रूट में, इस डेवलपिंग रूट में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं।
जैसे यहां पर इस लोकेशन पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, थोड़ा सा ऊपर इलोंगेशन सेल्स हैं, यहां परमानेंट सेल्स हैं। तो यहां पर मेरे पास कैसे सेल्स हैं? डिवाइडिंग, जिसे मैंने बोला मेरिस्मेटिक जोन है। तो इसके सेल्स किस फेज में है? मेरिस्मेटिक फेज में है। समझो इस बात को। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर लोकेशन ले ली जहां डिवाइडिंग सेल्स हैं, फिर मेरे पास सेल्स जो है वो उनका साइज बढ़ रहा है, वो जोन है इलोंगेशन जोन। तो सेल्स किस फेज में है? इलोंगेशन फेज में। और यहां के सेल्स परमानेंट हो रहे हैं, तो किस फेज में है? मैचुरेशन फेज में। तो आपको यहां पर समझ आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए कि एक सेल में जो ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है, वो परमानेंट हो रहा है। पर ये बहुत मुश्किल है, ध्यान से सुने, ये बहुत मुश्किल है कि मैं इंडिविजुअल सेल की ग्रोथ मेजर कर सकूं। तो मैंने क्या किया, एक रूट को ले लिया, उस रूट में मैं चेंजेस जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा है, उसमें हम कहते हैं कि 5 साल के बच्चे में क्या चेंजेस हुए, ठीक है, क्लियर। या मैं कहता हूं एक 5 साल का बच्चा है, वो मान लो 20 ईयर्स तक उसमें क्या बदलाव होंगे। लाइव देखना इम्पॉसिबल है, कैसे देखोगे क्या बदलाव हो रहे हैं? तो आप क्या क्या करोगे, 5 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स, अलग अलग एज के बच्चे, एडल्ट जो भी है उनको ले लोगे, उनमें होने वाले बदलाव को देखोगे और फिर रिलेट करोगे, ऐसे चेंज होगा। सेम इज हियर, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग फेजेस ले रहे हैं, मतलब अलग अलग लोकेशंस ले रहे हैं, वहां पर उन्हें अलग अलग फेजेस का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला फेज है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक फेज। जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक फेज नाम दे रहे हैं। इसके जो सेल्स हैं, इसके जो सेल्स हैं मेरे पास, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये सेल है बेटा, ये जो सेल है, ध्यान से सुनना, हमारे पास ये मेरिस्मेटिक फेज का जो सेल है, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, ध्यान सुना। यहां पे जितने भी सेल्स हैं वो डिवाइडिंग सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? डिवाइडिंग सेल्स हैं, है ना। मेरिस्मेटिक फेज के सेल कैसे हैं? सेल इज डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग सेल के आपको फीचर आने चाहिए, डिवाइडिंग सेल के आपको क्या करने हैं? फीचर्स आने चाहिए। तो देखो जरा डिवाइडिंग सेल के क्या क्या फीचर होते हैं, मतलब मेरिस्मेटिक फेज में डिवाइडिंग सेल है, तो किसी डिवाइडिंग सेल के क्या फीचर होते हैं जरा देखना बेटा। ये देखो, डिवाइडिंग सेल ऐसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, उनमें वैक्यूल नहीं होता, न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस काफी बड़ा होगा, उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं काफी सारे। ये फीचर है। तो डिवाइडिंग सेल के क्या क्या फीचर है लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले, वो सेल छोटे साइज के होंगे। कैसे होंगे? स्मॉल साइज के। दूसरा, उनमें काफी प्रोटीन बन रही होती है, इसलिए हम कहते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म किसमें होता है? जिसमें बहुत काम चल रहा है। काम मतलब बहुत प्रोटीन बन रही है, ध्यान रखो, उनमें हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद मैं कहता हूं बेटा, उसके बाद मैं कहता हूं न्यूक्लियस बड़ा है, तो न्यूक्लियस को हम कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। जैसे मान लो मैं कोई और परमानेंट सेल बनाता हूं, परमानेंट सेल में न्यूक्लियस ये रहा, तो अगर आप कंपेयर करो, इसमें न्यूक्लियस सेल के हिसाब से बड़ा है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये परमानेंट सेल है, मान लो ये परमानेंट है, ये डिवाइडिंग सेल है, तो आप देख पा रहे हो सेल छोटे हैं ना। उसके बाद बेटा क्या है, आप ये समझोगे, डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, हमारे पास मैनी प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन है। मैनी प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन दो प्लांट सेल, टू प्लांट सेल के बीच के कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो मैनी प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, बहुत सारे क्या होंगे? प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस हैं, ठीक। उसके बाद, उसके बाद याद रखने वाली बात यह है बेटा, इसमें देखो ध्यान से समझो, परमानेंट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, 90% तक वॉल्यूम, क्लास 9th में पढ़ा दिया था आपको। लेकिन यहां पर वैक्यूल एब्सेंट है। वैक्यूल क्या है? एब्सेंट है, या बहुत ज्यादा छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। तो ये कुछ फीचर है मेरिस्मेटिक फेज के सेल के, मतलब वो सेल जो डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब हम उस सेल के फीचर पढ़ेंगे जिनका साइज बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज विच फेज। हमारे पास हम बोलेंगे कौन सा फेज बेटा, हम क्या बोलेंगे इसमें, देखो ध्यान से, हम इसको कौन सा फेज बोलेंगे, देखो, हम इसको बोलेंगे, ध्यान से समझो, इसको हम बोलेंगे कौन सा वाला फेज? इलोंगेशन फेज, है ना, उसकी बात करेंगे। तो हम इलोंगेशन फेज की बात करेंगे बेटा, है स्लाइड ये वाली, मैंने कॉपी बना ली थी उसकी।
तो इसलिए क्योंकि इस डायग्राम को यूज कर लेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे उसको मेरिस्मेटिक के बाद अब इलोंगेशन फेज की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, देखो इलोंगेशन फेज, बेटा मैं प्रॉपर सारा पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है और एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे उन्हें समझ आ रहा होगा सर टोटल पढ़ा रहे हैं, है ना। ये वो मतलब सिस्टम नहीं है कि जहाँ 4 घंटे बात कर रहे हैं 10 मिनट पढ़ा रहे हैं, टोटल आउटपुट जो है वो ऐसा कुछ जा ही नहीं रहा, है ना। यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे। रीज़न ये है क्योंकि टाइम वेस्ट करना, बेटा आप एक चीज़ समझो, आपसे मैं पूछूं सबसे कीमती चीज़, आप कहोगे पैसा सोना, मेरे हिसाब से समय। जितना समय आपका बर्बाद होगा उतना आप उससे दूर होते जाओगे, जितनी जो आपका गोल है। तो बात कम से कम करेंगे, सिर्फ मेन बात जो रहेगी पढ़ाई की रहेगी, है ना। क्योंकि आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। मोटिवेशन और ये सब बातें जो होती हैं बेटा वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, पढ़ नहीं सकते। चाहे आप 11th के हो, 9th के हो, 10th के हो, पढ़ाई सेल्फ मोटिवेशन है। किसी के सर पे डंडा रख के और किसी को डेली मतलब बोल के या डेली मेरी मोटिवेशन देख कर पढ़ाई अगर आ रही है तो वो कुछ करेगा ही नहीं बेटा, ठीक है। डॉक्टर जो बनने के लिए या कोई भी गोल अचीव करने के लिए, मैं नहीं कहता डॉक्टर बनो सब लोग, गोल अचीव करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि मतलब उसके बिना कैसे करोगे, इतना सारा कुछ है, इसलिए इतनी देर ये लेक्चर कैसे देखोगे, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। नीड जो है और सेल्फ मोटिवेशन है वही आपको गाइड करेगी, बाकी तो ठीक है ना। बाकी तो सब पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो इलोंगेशन फेज क्या है बेटा, देखो एनसीईआरटी कहती है ऐसा सेल है और इससे साइज बढ़ा ना, तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन क्या हुआ है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म बढ़ने के अलावा क्या हुआ, हमारे पास वैक्यूलेशन हो गई। व्हाट इज वैक्यूलेशन? वैक्यूलेशन का मतलब हो गया वैक्यूल बन रहा है, वैक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो ये सेल है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल की ये सेल मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो सेल वॉल है इसे आप नाम देते हो प्राइमरी सेल वॉल। आप क्या नाम देते हो, प्राइमरी सेल वॉल। तो अगर सेकेंडरी सेल वॉल आएगी, एनसीईआरटी चेक करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में यहां आती है, ठीक है, यहां पर आती है। तो आपने समझना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में यहां सेकेंडरी सेल वॉल आती है। तो यहां पर अभी थोड़ा बहुत डिपोजिशन स्टार्ट होने वाला है बेटा। सबसे डिपोजिशन कह रहा हूं, डिपोजिशन ही, हमारे पास क्या हो रहा है, सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं, पर ये प्राइमरी वाला कर रहे हैं। अभी अभी हम कौन से वाला कर रहे हैं, प्राइमरी वाला, क्योंकि साइज बढ़ रहा है सेल का। क्या बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है। इलोंगेशन का मतलब है सेल का साइज बढ़ना। साइज बढ़ाने के लिए वो लिक्विड बढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म। ये सब मुझे करना पड़ेगा। एनसीईआरटी कहती है वॉल मटेरियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर मुझे परमानेंट सेल बनाने हैं, जिसे मैं कहता हूं मैचुरेशन जोन पे लाते हैं, मैचुरेशन फेज में आएगा, तो मैचुरेशन फेज का जो सेल है उसका साइज मैक्सिमम हो चुका है, अब उसका साइज नहीं बढ़ रहा है। उसका क्या है बेटा, साइज मेरे पास मैक्सिमम है ना। साइज मेरे पास क्या है, मैक्सिमम हो गया है, साइज मैक्सिमम है उसका। इसके बाद अब साइज नहीं बढ़ेगा उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब उसमें डिपोजिशन और ज्यादा होगी, और डिपोजिशन किसकी होगी, सेकेंडरी सेल वॉल की, यहां पर। तो डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, सेकेंडरी सेल वॉल होगी, ठीक है। और बेटा वैक्यूल मैक्सिमम साइज का आ जाएगा, वैक्यूल जो होगा मैक्सिमम साइज का, और उसका कोई फंक्शन, वो कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। इसका मतलब वो सेल कोई फंक्शन, जैसे मान लो रूट में वो सेल जो बन जाएगा, रूट हेयर आ जाएंगे उस पर, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज परफॉर्मिंग सम फंक्शन। ऐसे सेल को डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, डिफरेंशिएटेड। क्लियर हो गई बात। तो ये आ गया मेरे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ में होने वाले बदलाव जो आपको आने चाहिए और बहुत जरूरी है, जो हम बात कर सकते हैं। इस पे ध्यान से सुन लो, देखो क्या है। पीरियड ऑफ ग्रोथ को मैं 3 फेजेस में डिवाइड करता हूं। आप देख रहे हैं डायग्राम उसने वही वाला बनाया जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक डिवाइडिंग सेल का फेज, एक इलोंगेशन और एक मैचुरेशन, ठीक है। इसको हम रूट टिप को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो रूट टिप के जो सेल्स, टिप पर लगातार डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, शूट टिप पर भी होते हैं, ठीक है। इनके क्या फीचर है, पहला प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, है ना, न्यूक्लियस बड़ा होगा। सेल वॉल प्राइमरी होगी, अभी उसमें कुछ आ नहीं रहा है, और सेलुलोज ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग डिपोजिशन करते हैं पैक्टिन लिग्निन की,
क्लियर। तो अभी तो सेलुलोज ज्यादा है, उसके बाद उसमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन है। अब कह रहा है सेल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब जस्ट अवे, वहां से क्लियर, वहां से जस्ट अवे मेरे पास कौन सी जोन आएगी, इलोंगेशन आ जाएगी, उसमें वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ेगा, थोड़ा सा वॉल डिपोजिशन होगी, अभी प्राइमरी में ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मोर प्रॉक्सिमल में इलोंगेशन फेज, उसके आगे जाएंगे इलोंगेशन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, मैचुरेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम साइज आ जाएगा, अब साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। और अब जो वॉल डिपॉजिट होगी वो सेकेंडरी होगी, क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है चैप्टर 6 में पढ़ा है, चैप्टर 6 मतलब प्लांट एनाटॉमी की बात कर रहा है, ठीक। अब सुनो, अब हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए, छोटे छोटे टॉपिक जो डिस्कशन में है। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज ग्रोथ रेट, ठीक है। एनसीईआरटी ने कहा कि जब मैं प्लांट में ग्रोथ देखता हूं तो मुझे 2 टाइप की ग्रोथ दिखती है, एक दिखती है अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरी दिखती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। मतलब अगर मैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे 2 टाइप की ग्रोथ दिखती है ना। व्हेन वी ऑब्जर्व प्लांट पार्ट तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 टाइप की ग्रोथ दिखती है, 2 टाइप ऑफ ग्रोथ विजिबल है। एक ग्रोथ कौन सी है बेटा, ध्यान से सुनो, एक ग्रोथ मेरे पास कौन सी है, अर्थमेटिक ग्रोथ, इसके लिए डिस्कस करेंगे पहले अर्थमेटिक ग्रोथ। और दूसरे टाइप की ग्रोथ हमें दिखती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दोनों में क्या फर्क है अभी देख लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ग्रोथ की, क्लियर। किसकी बात करेंगे, अर्थमेटिक ग्रोथ की, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे होती है। आपके पास ये एक सेल है, ध्यान से देखना बेटा, ये एक सेल है, यहां बना देते हैं इसको, या तो ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बना दिए, ये 2 सेल बन गए, ये वाला सेल परमानेंट हो गया। फिर ये जो दूसरा सेल है ये फिर डिवाइड किया और इसने 2 सेल बना दिए, ठीक। अब ये तो परमानेंट था ही पहले से, ये वाला भी परमानेंट हो गया और ये फिर डिवाइड कर गया, ये फिर डिवाइड कर गया और इसने ये 2 सेल बना दिए, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, हम टाइम फिक्स कर दे तो मान लो 2 मिनट ले लेते हैं। एक सेल से 2 सेल, 2 से 3, 3 से 4, टाइम इंटरवल फिक्स है। आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल फिक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स टाइम इंटरवल पे अगर 1 से 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहे हैं, इसे अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं। तो अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे होती है, कैसे होती है बेटा, हम ये कहते हैं ईच टाइम, ईच डिवीजन जो है प्रोड्यूस कर रही है कितने सेल, 2 सेल, एंड 1 सेल बिकम परमानेंट। एक सेल क्या हो गया, बिकम परमानेंट हो जा रहा है, हर बार एक सेल क्या हो जा रहा है, परमानेंट हो जा रहा है। अच्छा, ऐसी ग्रोथ का एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट की लेंथ है, किसी प्लांट की लेंथ है, उसमें ऐसी ग्रोथ मुझे दिखती है। कैसे दिखती है देखते हैं जरा। मान लो आपके पास कोई प्लांट है, ध्यान से सुने, आपके पास कोई प्लांट है, उसकी लेंथ जो है वो एल नॉट है। एल नॉट उसकी क्या है, इनिशियल लेंथ है। एल नॉट उसकी क्या है बेटा, इनिशियल लेंथ है। इनिशियल लेंथ एल नॉट है, कुछ टाइम के बाद उसकी लेंथ एल टी हो गई, ठीक है, एल टी हो गई कुछ टाइम के बाद, टाइम मान लेते हैं टी, टी टाइम के बाद। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए एक इक्वेशन दे दी, उसने बोला है कि फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस किस रेट से ग्रोथ हो रही है इनटू टाइम, ये उसने इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी लेंथ हो गई, फाइनल लेंथ, दिस इज फाइनल लेंथ, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल प्लस रेट से। नाउ दिस रेट इज नोन एज अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ये मेरे पास अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है। इसका हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं जो एनसीईआरटी ने बताया, क्लियर। मुझे मैक्सिमम जगह पर ऐसी ग्रोथ नहीं मिलती, यहां पर मैं टाइम लिख सकता हूं
और यहां पर मैं लेंथ लिख सकता हूं जो मैंने एल लिखा था। अब यहां पर देख लो बेटा ध्यान से, ये इनिशियल लेंथ यहां है, दैट इज एल नॉट, ये फाइनल लेंथ है एल टी। तो ग्रोथ का ग्राफ ऐसा आएगा जिसमें आप देख सकते हो दिस इज फाइनल लेंथ एल टी, यहां आ गया, ठीक है, ये आ गया, अब देख पा रहे हैं ये। तो एल नॉट इनिशियल है, दिस इज इनिशियल यहां पर, और ये फाइनल है। देखिए दिस इज एल नॉट एंड दिस इज एल टी, दिस पॉइंट है ना, ऐसे दिखा रहे। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है आपका, ऐसे। अब इससे ज्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मैथ नहीं आनी चाहिए, है ना। क्यों आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, है ना। वाई एम एक्स और सी आती तुम्हें भी नहीं है ना, ठीक है। बायो में पढ़ रहे होते आती होती तो। काफी सारे तो इसलिए साइंस ले लेते हैं कि मैथ से डर लगता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना सारा पड़ता है। बायो में और मजे आते हैं उनको फिर, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट इज अर्थमेटिक ग्रोथ, है ना। तो अर्थमेटिक ग्रोथ जो है हमारे पास, अर्थमेटिक ग्रोथ जो है वो क्या है, इसमें हमारे पास कैसे बढ़ रहा है समझ रहे हैं, लीनियर ग्रोथ हो रही है, हर बार में एक एक सेल बढ़ रहा है, दैट इज अर्थमेटिक ग्रोथ। अब इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। एक्चुअल में ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम टिश्यूज में ज्योमेट्रिक होती है। तो सेकेंड ग्रोथ हमारे पास है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोल रहे हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम टिश्यूज में होगी। किसमें होगी? मैक्सिमम टिश्यूज में होगी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये समझ लो। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम टिश्यूज में होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ध्यान से सुनना, मैं कैसे बता रहा हूं इसको, ध्यान से देखना बेटा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है समझना इस बात को। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, ऐसा कुछ चलेगा। ये मान लो आपके पास एक सेल है, इसने डिवाइड करके दो सेल बना दिए ऐसे, मान लो 2 मिनट में। फिर इसने डिवाइड करके कितने बना दिए, 4 सेल, दोनों डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। फिर 8 सेल बन गए, इसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ कह रहे हैं, है ना। इसे हम क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो इसका मतलब ईच डिवाइडिंग सेल कंटिन्यू ग्रोथ। डिवाइडिंग सेल जो है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ को कंटिन्यू कर रहा है डिवाइड करके, कंटिन्यू ग्रोथ बाय डिवाइडिंग। ठीक है, इसका मतलब हर एक डिवाइडिंग ग्रोथ सेल जो है वो ग्रोथ को कंटिन्यू रख रहा है, कैसे? बाय डिवाइडिंग। ये चीज समझ आ रही है, डिवाइड करके वो ग्रोथ को कंटिन्यू रख रहा है। अब जरा आगे की बात सुन लो, ध्यान से समझ आ जाएगी आपको बात। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, हम ये लिखते हैं कि मोस्ट प्लांट टिश्यू ऐसे ही ग्रोथ करते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं, क्योंकि वो तेज ग्रोथ करना चाहते हैं, शो ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आप देखते हो फ्रूट अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, क्लियर। तो हम जो इसका एग्जाम्पल लेते हैं वो फ्रूट का वेट ले लेते हैं, फ्रूट का वेट इसका एग्जाम्पल लेके बना लेते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि किसी फ्रूट का W नॉट इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट है, तो WT उसका फाइनल वेट है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैथ पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, जो एनसीईआरटी है वो पढ़ा रहा हूं, है ना। आपने नहीं पढ़ाया तो गलत बात है, क्लियर। कुछ के सिलेबस में कट गया है, पर ये मतलब नहीं कि आप टॉपिक छोड़ दो, क्लियर, क्योंकि टॉपिक ये रिलेट होते हैं। 11th का टॉपिक 12th से रिलेट होता है, यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक। रियल बता रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी का खासकर, जैसे मान लो जिसने एनाटॉमी छोड़ दिया है उसको बाकी ये वाला टॉपिक में गड़बड़ होगी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन समझ ही नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें रिलेट होती हैं, आप लोग नॉर्मली कोशिश करो मत छोड़ो। स्कूल एग्जाम के लिए मत पढ़ो, एक अलग चीज है, बट टॉपिक नहीं छोड़ सकते। W नॉट इनिशियल वेट, WT फाइनल वेट। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा। वो ग्राफ ऐसा आ रहा है एस शेप का। हमारे पास बेटा आपके सिलेबस में दो ही तरह के ग्राफ हैं, एस शेप वाले को सिग्मोइड कहते हैं। इस ग्राफ की खास बात क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहां पर मेरे पास, यहां पर टाइम है और यहां वेट है, इसमें मेरे पास अलग अलग फेजेस हैं। नाउ यहां तक जो ग्रोथ है वो स्लो है, फिर अचानक से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, फिर स्टेशनरी है। तो इस वाले फेज को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इस वाले फेज को, ये वाला जो फेज है इसको अलग नाम दे रहा हूं, इसको अलग नाम दे रहा हूं, इसको अलग नाम दे रहा हूं। तो ध्यान ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं बेटा। ये मेरे पास लैग फेज है। लैग फेज क्या होता है समझो ध्यान से। लैग फेज क्या होता है बेटा, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं इसमें कि अलग अलग टाइप से ग्रोथ हो रही है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो हो रही है। स्लो होने का रीजन क्या है,
शुरुआत में ग्रोथ स्लो क्यों है? रीजन है बेटा उसका, रीजन ये है कि रिसोर्सेज जो इनिशियली ग्रोथ स्लो क्यों है? एक सेल से दो सेल, दो से चार, अभी उतनी तेजी से बढ़ा नहीं है। मतलब इनिशियल फेज है ना, जैसे मान लो 2 मिनट में डबल होता है, तो 1 से 2 मिनट लग रहा है, 2 से 4 2 मिनट लग रहा है, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ रहा है ना, तो अभी 2-2 मिनट लग रहा है। लेकिन जब एक नंबर सफिशिएंट आ जाएगा, मान लो 200 हो गया, 500 हो गया, तब डबल हो रहा है, तो फिर 2 ही मिनट में डबल हो रहा है ना, तो इनिशियल फेज है इसलिए स्लो है। तो लैग फेज कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं बेटा? लैग फेज। लैग फेज, इसे लॉग बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और यहां पर जो थर्ड है ये ए, बी और सी, दिस फेज इज स्टेशनरी। यहां जाके कुछ ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है, इसे हम स्टेशनरी फेज कह रहे हैं, दैट इज सी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी इसकी बेटा, वो एक्सपोनेंशियल वाली दे रखी है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर, सॉरी ई की पावर जो है आर टी, ऐसे दे रखी है। ये इक्वेशन दे रखी है, क्लियर? ये इक्वेशन दे रखी है इसकी। और इसने बोला है बेटा, जो जो हमारे पास फेजेस बताए हैं, सबसे पहले कहा है कि लैग फेज क्या है? लैग फेज का मतलब है, हमारे पास लैग फेज का क्या मतलब है बेटा? हमारे पास कि इनिशियल ग्रोथ है तो स्लो है। इनिशियल ग्रोथ क्या है? स्लो। फिर एक्सपोनेंशियल फेज आ गया, तो काफी बढ़िया तेजी से ग्रो कर रहा है, सब में आता है एक बार। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज में ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है। ग्रोथ क्या हो जाती है? कांस्टेंट, है ना? ग्रोथ हमारे पास क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे पास ग्रोथ, ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन कांस्टेंट है। और वो क्यों, किस वजह से ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट हो गई बेटा? हमारे पास हो गए रिसोर्सेज कम है। ऐसे ग्राफ आपको दिखेंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कोई भी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती है शुरुआत में, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज शुरुआत में। तो मैक्सिमम रेलेवेंट ग्राफ जो है वही होता है, ये लाइफ का सबसे ज्यादा रेलेवेंट ग्राफ है। एस फेज वाला जो ये जो सिग्मॉइड कर्व है, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट ग्राफ है। आप देखो, अगर सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं, डब्ल्यू नॉट इनिशियल वेट है, डब्ल्यू टी फाइनल वेट है, इक्वेशन ये आएगी, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। एनसीईआरटी ने आर को बोला है एफिशिएंसी इंडेक्स, और उसको बोला है एक तरीके का रिलेटिव ग्रोथ रेट। एक्चुअल में आर के लिए वर्ड यूज किया है एफिशिएंसी इंडेक्स, मतलब आर लीनियर तो है नहीं, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, आर जो है हर जगह बराबर है नहीं, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिपेंडिंग कि किस स्पीड से बढ़ रहा है, उसको उसने वर्ड यूज किया एफिशिएंसी इंडेक्स। फिर एफिशिएंसी इंडेक्स यूज किया, इसको डिस्कस कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ चीजें और बतानी पड़ेंगी। तो पहले एक बार जरा एनसीईआरटी देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी इसके लिए बताती है, कौन सा है ये बेटा? ये इसका है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, इसको बता रही है एनसीईआरटी, है ना? इस किस तरीके से ग्रोथ हो रही है ये बता रही है एनसीईआरटी। क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ आ गई? हाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये चीज देखो, कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन अ वैरायटी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें एनसीईआरटी में और डिस्कशन है इसका, देखो जिमेट इसमें अर्थमेटिक ग्रोथ में कह रहा है माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू कर रहा है ना, और ये इक्वेशन लिख रहे हैं, एक ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर? सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए ज्योमेट्रिक के लिए बात कर सकते हैं। देखो, हम कह रहे हैं कि, हाँ, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, देखो सिग्मॉइड ग्रोथ आ रहा है, ज्योमेट्रिक का सिग्मॉइड हमने बोला था, ठीक है। और इसमें देख रहे हो आर को क्या बोल रहा है? आर को कह रहा है ग्रोथ रेट, और नीचे लिखा है हमारे पास एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, क्लियर, रिफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। ये चीज आपने क्या समझना है बेटा, हमारे पास जो ग्रोथ है एस शेप कर्व है, इनिशियल ग्रोथ स्लो है, उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल हो रहा है, फिर स्टेशनरी हो रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको रीड करके लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मोर मैथमेटिकल है, ठीक है। तो इसको आपको उसी तरीके से एनसीईआरटी के सारे पॉइंट डिस्कस करके उस तरीके से इसको लर्न करना है। जैसे एक्सपोनेंशियल देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या बोला था बेटा, यहाँ पर धीरे ग्रो कर रहा है क्योंकि इनिशियल है। एक्सपोनेंशियल में ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेज भी खूब है और फास्ट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये स्टेशनरी क्यों हो गया? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है बेटा? लिमिटेड है। ये चीज हमने बोली थी। और ये जो ग्राफ है ना, ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट ग्राफ है लाइफ का, है ना? सिग्मोइड आपके सिलेबस में यही 2-3 कर्व है। एक तो ये वाला है, जिसे आप कहते हो बेल शेप, है ना? बेल शेप ये एंजाइम का होता है। एक ये होता है एस शेप का कर्व, ठीक है। एक और पॉसिबल सॉरी, यही 2 कर्व आपके सिलेबस के हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर?
अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद उसका नाम है हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा उसका नाम है रिलेटिव ग्रोथ। ध्यान से सुने, टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, ये नाम है एब्सोल्यूट ग्रोथ। ध्यान से सुने, एब्सोल्यूट ग्रोथ, अब ये एक तरीके से 6 टॉपिक है, एंड रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ ये टॉपिक है बेटा हमारे पास। क्लियर, रिलेटिव ग्रोथ। हाँ, ये थिक हो गई थोड़ी सी, इसको थिन कर देते हैं। देखो, हाँ, ये पढ़ना हमने टॉपिक, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ध्यान से, हमने क्या करा, ये लीफ बना दी, ऐसे एक लीफ बनाई हुई है, इस लीफ का नाम ए है। ठीक, क्लियर, इसका अपना एक सरफेस एरिया है। ऐसे एक लीफ और है, इसका नाम बी है। ठीक, इसका साइज, इसका सरफेस एरिया मान लो, ए का सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बी का सरफेस एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ग्रोथ हुई, इसमें क्या हुई, थोड़ी सी ग्रोथ हुई, ये हो गई हल्की सी, इसमें ग्रोथ हुई। उसके बाद ए डैश आ गया, वो आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इसमें ग्रोथ हुई, उसमें बी डैश आ गया, मतलब ग्रोथ कितनी हुई, इसमें 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हम यहां पर दो टर्म समझना चाह रहे हैं। पहला हम समझना चाह रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ, कितना रियल इंक्रीज हुआ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ इज बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या है फाइनल, फाइनल है 10 माइनस 5, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या आ गई, सेम चीज देखो बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 55 माइनस 50 दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों लीफ का, बोथ लीफ हैव सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ, दोनों लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। देख रहे हो, दोनों लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, सेम है। अब जरा बात कर लेते हैं रिलेटिव ग्रोथ की। क्या बात कर लेते हैं, रिलेटिव ग्रोथ की। वो क्या है, अब देखो जरा, व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ। रिश्तेदारों में ग्रोथ नहीं, कंपैरिजन में। ठीक है, रिलेटिव, हाँ रिश्तेदारों से तो कंपैरिजन होता है, सही। 10 माइनस 5 तभी पढ़ते हो तुम, 10 माइनस 5 अपॉन में 5, है ना। देख रहे हो इस बात को, 10 माइनस 5 अपॉन में 5, ये चीज समझो। हमने क्या किया, ये हमने लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तरीके से ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 100%। तो इसकी देख रहे हो, रिलेटिव ग्रोथ 100% है। यहां देखो, यहां देखो 100, सॉरी 100 कहां से आ गया, 55 माइनस 50 अपॉन में 50, तो ये आ जाएगा 1 बाई, क्या आ गया 5 आ गया ना, यहाँ पे 5 अपॉन में 50 1 बाई 10 आ गया, तो इंटू 100 लगभग 10% आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ एब्सोल्यूट, यहाँ रिलेटिव ग्रोथ कम है। तो इस लीफ में देख रहे हैं, बोथ लीफ हैव एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम, रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा है, रिलेटिव ग्रोथ ए की ज्यादा है, ए इज मोर। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये एक टॉपिक और है, ये जो हमने डिस्कस करना है, एनसीईआरटी देती भी है इसको, कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ। ये देख लो, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये चीज समझ आ रहा है। ठीक है, इस चीज को समझो। मैं एक कुछ स्टेटमेंट बोल सकता हूं जो आपको समझ आनी चाहिए। मान लो इसका आंसर देना मुझे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन ये है कि टू लीफ हैविंग सेम सरफेस एरिया if have same final area they have, सही बताना करेक्ट है कि रॉन्ग है। दे हैव सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ, ए है, और बी है सेम रिलेटिव ग्रोथ। स्टेटमेंट पढ़ना ध्यान से। स्टेटमेंट ये है कि दो लीफ है हमारे पास जिनका सेम सरफेस एरिया है, अगर फाइनल एरिया भी सेम आ रहा है तो उनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम भी है और रिलेटिव ग्रोथ दोनों सेम है। ए ठीक है, बी ठीक है, या दोनों ए और बी दोनों ठीक है।
ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्लियर? ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, जो आप मुझे डिस्कस करोगे, ठीक है। कंडीशंस आ जाओ ग्रोथ के लिए। भाई ग्रोथ ऐसे नहीं होती है ना, ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए, कंडीशंस चाहिए। तो ग्रोथ के लिए जो कंडीशंस एनसीईआरटी मेंशन करती है वो प्लांट को लेके है। सबसे पहली कंडीशन जो प्लांट को लेके चाहिए दैट इज न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के लिए जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हम लाइट ना लिख के हम लिखते हैं मिनरल्स, है ना। प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, जो उसे चाहिए, है ना। तो मिनरल्स हमारे पास प्लांट के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे चाहिए, क्योंकि उसमें भी मेरे पास दोनों की बात कर सकते हैं। अभी हमने वो चैप्टर किया नहीं है, वहां डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट और एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, मैक्रो और माइक्रो को, है ना, क्लियर। दूसरा न्यूट्रिएंट के बाद सेकंड चीज जो हम यहां डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर दैट न्यूट्रिएंट, हम कहते हैं चाहिए, वो चाहिए पानी। ना पानी क्या करता है बेटा, पानी देखो क्या करता है, सबसे पहले वो टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी का मतलब होता है किसी सेल को एक्सपेंड करना। अगर सेल एक्सपेंड करेगा तभी तो साइज इंक्रीज होगा। किसी भी सेल का साइज तभी बढ़ता है जब वो एक्सपेंड करता है। दूसरा क्या करता है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मीडियम। ये एक ऐसा मीडियम देता है जिसमें एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम्स आर फंक्शनल, एंजाइम्स फंक्शनल होंगे, ऐसा वो मीडियम प्रोवाइड करता है ना। एंजाइम्स फंक्शनल हो जाए ऐसा हमारे पास क्या देता है, वो मीडियम देता है। कौन देता है, पानी। तीसरी चीज हमारे पास टेम्परेचर है बेटा। टेम्परेचर का क्या रोल होता है, एक्चुअल में टेम्परेचर से एंजाइम के फंक्शन करने पर फर्क पड़ता है। तो एंजाइम कितना फंक्शन करता है, इस बात पे टेम्परेचर पे इफेक्ट आता है। ये चीज समझ आ रही है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, टेम्परेचर के बाद हम लोग बात कर सकते हैं, इसके बाद जो हम डिस्कशन है वो हो सकता है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या कराता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या देगा, एनर्जी। और जो एनर्जी मिल गई वो एनर्जी किस में होगी, ग्रोथ में यूज होगी। क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब बेसिकली ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, है ना, ग्रोथ के लिए चाहिए। क्लियर, कंडीशंस हैं हमारे पास ग्रोथ की, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस बात को। क्लियर, ये चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो प्लांट में हमारे पास ग्रोथ को लेके एनसीईआरटी मेंशन भी करती है। ये रहा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हमारे पास, टर्जिडिटी पानी को लेकर हो गया, है ना। क्लियर, लाइट तो डेफिनेटली चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अगर नहीं टेम्परेचर रहेगा तो काम कैसे करेगा। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें चाहिए ग्रोथ को लेके। अब हम डिस्कस कर सकते हैं, टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। बेटा मैं फिर रिपीट करूंगा, ये टॉपिक प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा यहां समझाने की, पर वो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए इसको प्रॉपर समझने के लिए। तो हम थोड़ा सा ट्राई जरूर करेंगे, पर ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। मैं बार बार बोलता हूं, इसीलिए हमारे पास कोई टॉपिक हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये समझो, मेरे पास एक ऐसे डिवाइडिंग सेल जो प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान देना बेटा, हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। सबसे पहले समझना मैं क्या बता रहा हूं। किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट की टिप पर यहां पर रूट एपिकल, शूट एपिकल होती है। तो मान लो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल या शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ऐसी मेरिस्टेम जो रूट और शूट एपिकल हो उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अगर आपको नहीं पता याद ये बात तो समझ लो, व्हाट आर प्राइमरी मेरिस्टेम, जो प्लांट में स्टार्टिंग से होती हैं, जो प्लांट में स्टार्टिंग से होती हैं। तो व्हाट आर प्राइमरी मेरिस्टेम, जो किसी प्लांट में एकदम स्टार्टिंग से, मतलब जब से प्लांट बना है तब से प्रेजेंट है। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं रूट एपिकल, शूट एपिकल, ठीक है, रूट एपिकल, शूट एपिकल। ध्यान से सुने बेटा, रूट एपिकल, शूट एपिकल, ये एग्जांपल है, मतलब शूट की टिप, रूट की टिप वहां प्रेजेंट है। और इसके अलावा इंटर कैलरी, ये तीनों मेरिस्टेम प्राइमरी हैं, प्लांट में स्टार्टिंग से होती है। अब इनसे मेरे पास जब परमानेंट सेल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या बनेंगे, परमानेंट सेल बनेंगे।
तो कैसे सेल बन गए? परमानेंट। पर बनने किससे चाहिए? प्राइमरी मेरिस्टेम से। परमानेंट सेल बनने में क्या क्या चेंजेस होते हैं? उसका साइज फिक्स हो जाता है, वो रोल परफॉर्म कर रहा है कोई, ये सब चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये सीखा बेटा, मैंने यहां पर ये सीखा कि प्राइमरी मेरिस्टेम में एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, उससे हमारे पास परमानेंट सेल बनते हैं। ये परमानेंट सेल को हम कहते हैं, परमानेंट सेल के ग्रुप को हम नाम देते हैं प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू का मतलब होता है ये किसके परमानेंट होने से बने? प्राइमरी मेरिस्टेम के। अच्छा, इनसे जो ऑर्गन बनते हैं उनके नाम ये हैं, लीफ, स्टेम एंड रूट। इन्हें हम नाम देते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स। तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आना चाहिए। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रूट एपिकल, शूट एपिकल या इंटरकैलरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल बनाती है। परमानेंट सेल, दोज परमानेंट सेल्स नॉर्मली पार्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू, वो प्राइमरी टिश्यू का हिस्सा है, वो प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस आपने सुना है, आपने कॉर्टेक्स शब्द सुना है, ये सब प्राइमरी टिश्यू हैं। प्राइमरी जाइलम आपने सुना है ना, आपने नाम भी सुना होगा प्राइमरी जाइलम। अब क्योंकि अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा हुआ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब। अब ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब आ जाओ जरा सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है कि अब मेरे पास ये जो डिवाइडिंग सेल, ध्यान से सुने बेटा, अब सेकंड डेफिनेशन देखो क्या है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। मेरे पास ये डिवाइडिंग सेल्स थी जिनका नाम प्राइमरी मेरिस्टेम था, प्राइमरी मेरिस्टेम था। इस प्राइमरी मेरिस्टेम से जो प्लांट बन गया है ना, ये मान लो प्लांट बन गया, ये प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, इस पे रूट, स्टेम, लीफ, ये बन गया, प्लांट बन गया। ठीक है, क्लियर। इसमें मान लेते हैं टिप को छोड़ दें, यहां टिप पर छोड़ दें, यहां प्राइमरी मेरिस्टेम है, टिप को छोड़ दें, ये वाले सेल्स क्या है? परमानेंट सेल्स हैं। ये वाले सेल्स क्या है? परमानेंट सेल्स हैं। और यहां पर मेरे पास कौन सा प्रोसेस हुआ है? डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने समझाया प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से पूरा प्लांट बन गया। प्राइमरी मेरिस्टेम सिर्फ यहां रह गई है, यहां रह गई और यहां रह गई है, उसके अलावा परमानेंट सेल्स बन गए। अगर परमानेंट सेल्स दोबारा से डिवाइडिंग हो जाएं, मतलब इस प्लांट में परमानेंट सेल्स दोबारा से ऐसे हो जाएं कि वो डिवाइड कर सके, दोबारा से डिवाइडिंग हो जाएं, ऐसे डिवाइडिंग हो जाएं, उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब हुआ, बच्चे याद करते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब होता है प्राइमरी मेरिस्टेम से आते नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे आती है? परमानेंट सेल से। परमानेंट सेल की का डिफरेंशिएशन का उल्टा डी डिफरेंशिएशन हो जाए, क्या हो जाए? डी डिफरेंशिएशन हो जाए। किसकी डी डिफरेंशिएशन हो गई? परमानेंट सेल की। तो मेरे पास क्या बन गई? सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गई। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज अ प्रोडक्ट ऑफ, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। मैं लिख रहा हूं इस बात को, अगर याद कर रहा है जो बच्चा कि सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से आती है, 3 बार देखना, सजा मिली है तुम्हें, है ना, मास्टर ने सजा दे दी है कि 3 बार देखो। अगर तुम सुन नहीं रहे हो, कान में गड़बड़ है, ध्यान से सुनो। परमानेंट सेल की डी डिफरेंशिएशन से क्या बनती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है। ऐसे परमानेंट सेल का नाम लिख रहा हूं पर ये एनाटॉमी से रिलेट है, उनके नाम है मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रेज, ये नाम है इनके। और इनसे जो बने हमारे पास ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम है कॉर्क कैम्बियम। अब ये मेरे मतलब उसमें नहीं है कि आपको अभी बता सकें बेटा, क्योंकि एनाटॉमी से रिलेट हो रहा है, वास्कुलर कैम्बियम। तो मेरी बात समझेंगे ध्यान से, दिस एपिकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाएगी। ये कौन कौन सी होती है? कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम। ये बनी किससे है? डी डिफरेंशिएशन से। और ये क्या करेंगी? ये आगे रीडिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये परमानेंट हो जाए तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। और उससे जो टिश्यू बनेगा उन्हें हम सेकेंडरी टिश्यू बोलेंगे। अब ध्यान से समझे, सेकेंडरी टिश्यू मतलब परमानेंट है। तो परमानेंट कौन कौन है? ध्यान से सुनो, परमानेंट किससे किससे बना है?
परमानेंट एक बना है डिफरेंशिएशन से प्राइमरी मेरिस्टेम की, एक सेकेंडरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से। डी डिफरेंशिएशन डिवाइडिंग सेल बनाती है। तो रिपीट करते हैं, सबसे पहले होती है प्राइमरी मेरिस्टेम टिप पर, उससे जो परमानेंट सेल बनते हैं वो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। उस डिफरेंशिएशन बन गया, मान लो डिफरेंशिएशन बन गया, उनमें कुछ सेल्स दोबारा से परमानेंट वाले डिवाइडिंग हो जाते हैं ताकि प्लांट की चौड़ाई गर्थ बढ़ा सके। ठीक है, उनके एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम के कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम। फिर उनकी रीडिफरेंशिएशन होती है, सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं जो परमानेंट सेल्स हैं। ऐसे परमानेंट सेल्स के नाम है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ऐसे नाम है बेटा, या कॉर्क नाम है। आप ध्यान करिए, कॉर्क जो होता है वो टेस्ट ट्यूब पे लगाते हैं ना हम लोग, कॉर्क जो होती है मतलब एक ब्राउन कलर का ऐसा रफ सा पार्ट जो होगा, जो ट्री के बाहर होता है ना, बार्क कहते हैं जिसे, छाल, है ना। ठीक है, तो कॉर्क एक लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये ध्यान रखो बस। कॉर्क, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, 2 बार जाइलम लिख दिया, फ्लोएम लिख देते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये तीनों प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, जिसको आप एनसीईआरटी से पढ़ो, पर एनाटॉमी से लिंक है। तो जब तक एनाटॉमी बढ़िया से पढ़ लोगे तभी इसके वो वाले लिंक खुलेंगे जो दिमाग खोल सकते हैं। अभी तो जस्ट ये समझने के लिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट बनाना। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डी डिफरेंशिएशन सोचो, परमानेंट से दोबारा डिवाइडिंग बनाना। री डिफरेंशिएशन, जो डिवाइडिंग दोबारा बनाया है सेकेंडरी मेरिस्टेम, उससे परमानेंट बनाना। क्लियर, सही है, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये आपको डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है। ध्यान से सुनना बेटा, डेवलपमेंट जो होता है इस वर्ड में, इट इंक्लूड ऑल चेंज, ये सारे चेंज इंक्लूड करता है। ऑल चेंज का क्या मतलब हुआ कि ग्रोथ, ठीक है, किसी चीज की ग्रोथ होना, किसी चीज की डिवीजन होना, सेल की ग्रोथ होना, उसके साथ उसकी सेनीसेंस होना ना। व्हाट इज सेनीसेंस, अब ये 2 वर्ड आने वाले हैं आपके सिलेबस में, सेनीसेंस और एब्सिशन। सेनीसेंस का मतलब होता है ग्रो ओल्ड, ग्रो ओल्ड, ठीक है। तो किसी सेल को मतलब हमने क्या करना है, डिवीजन करनी है, देख लो ध्यान से, डिवीजन करनी है, ग्रोथ करना है, सेनीसेंस करना है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से सुने बेटा, हमने ग्रोथ करनी है, हमने सेनीसेंस करना है ठीक है, क्लियर, ग्रोथ करनी है, हमने क्या करना है, सेनीसेंस करना है, ध्यान से समझना बेटा, सेनीसेंस करना है, और उसके बाद हमने उसकी डेथ होनी है सेल की। तो ये सारे बदलाव किस में आते हैं, डेवलपमेंट में। इसको हम ऐसे देखते हैं, देखो, मान लो आपके पास कोई सेल है, इस सेल की एक ग्रोथ हो रही है, दैट ग्रोथ इज बेसिकली प्लाज्मा बढ़ रहा है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अब इसके बाद ये मैच्योर हो रहा है, ये परमानेंट हो गया, ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक। अब ये सेल ओल्ड हो रहा है, ओल्ड, ग्रो ओल्ड, तो इसके लिए वर्ड है सेनीसेंस, ये ओल्ड हो गया, अब इसकी फाइनली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये एक होता है, इन सब सारे चेंजेस को हमारे पास ग्रोथ, समझ रहे हो, ग्रोथ, है ना, डिफरेंशिएशन, सेनीसेंस होना, इन सबको हम किस में रख सकते हैं, डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट ये सारा इंक्लूड करता है। नॉर्मली क्या होता है, सेल का साइज बढ़ के वो डिवाइड कर जाता है दोबारा, अगर वो ऐसे डिवाइडिंग सेल में आए परमानेंट होके, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, डी डिफरेंशिएशन। यहां तक समझ आ रही है। तो डेवलपमेंट जो है वो सब कुछ इंक्लूड करता है बेटा, डेवलपमेंट जो है हमारे पास वो सब कुछ इंक्लूड करता है, ये सारी चीजें, क्या क्या, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सेनीसेंस, ये सब कुछ, ये हमारे पास डेवलपमेंट इंक्लूड करता है। क्लियर, हम लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये डिवाइडिंग सेल है जिसे मेरिस्मेटिक सेल कह रहे हैं, उसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद वो फिर से डिवाइड कर सकता है, ये हमने देखा था। फिर उसकी डिफरेंशिएट हो गई, मैच्योरेशन हो गई, मैच्योरेशन के बाद वो ओल्ड हो गया और फिर डेथ हो गई। अब यहां से वो दोबारा डिवाइडिंग पे जा सकता है, दैट इज दोबारा मेरिस्मेटिक सेल बन सकता है। ये चीज क्लियर आ रही है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से सुने, इस चीज को समझना है आपने कि जो डेवलपमेंट होती है, लेक्चर बड़ा है लेकिन समझना तो पड़ेगा, है ना। जो डेवलपमेंट होती है, ध्यान से सुनेंगे, डेवलपमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय
है ना, डेवलपमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय, ध्यान से सुने बेटा, डेवलपमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। उसे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्लास्टिसिटी, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्लास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, ध्यान से समझो। ये प्लांट है, प्लांट है, इसको लाइट मिली तो इसने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लिए, लाइट की वजह से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लिए, और लाइट नहीं मिली तो कम करे। इसका मतलब प्लांट का एक प्लास्टिक बिहेवियर हो गया। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब वेरिएबल बिहेवियर हो गया। तो आपको यह समझना है कि डेवलपमेंट जो है हमारे पास, डेवलपमेंट जो है काफी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं बेटा, प्लांट का ऐसा बिहेवियर जो एनवायरमेंटल फैक्टर से बदल सके उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो व्हाट इज प्लास्टिसिटी, ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज प्लास्टिसिटी, behavior of plant, behavior of plant which is, behavior of plant which is variable, जो कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है हमारे पास, ध्यान से सुने, बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा हमारे पास, ध्यान से समझेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, ध्यान से सुनना बेटा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हेट्रोफिली। हेट्रोफिली, हेट्रोफिली क्या होता है, हेट्रोफिली होता है कि एक ही प्लांट में एक से ज्यादा टाइप की अलग अलग शेप की लीफ, ये मान लो ये प्लांट है, उसमें एक ही प्लांट में अगर एक से ज्यादा टाइप की लीफ हो, मोर देन वन शेप ऑफ लीफ, एक से ज्यादा शेप है लीफ की, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली। उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोफिली बोल रहे हैं, है ना, उसको हमने हेट्रोफिली बोल दिया, ठीक है। हेट्रोफिली की दो टाइप होती हैं, ध्यान से सुनना, हेट्रोफिली की दो टाइप होती है हमारे पास। कौन सी दो टाइप होती है देखना। हेट्रोफिली क्या होता है, एक ही प्लांट में दो तरह की लीफ हेट्रोफिली कहलाती है। देखो, एक होती है मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, एक होती है मेरे पास डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। नाउ डेवलपमेंटल का मतलब होता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट या उनकी डेवलपमेंट के टाइम पे हमेशा दो टाइप की लीफ आती ही हैं। नॉर्मली आप बहुत सारे प्लांट देखोगे उनकी इनिशियल लीफ जो दो लीफ आती है उनसे बाकी लीफ डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोरिएंडर देखो, धनिया, उसकी शुरुआती लीफ ऐसे आती है, कुछ लीफ, उसके बाद की लीफ उसमें क्या आती है ऐसे, इसके बाद से लीफ ऐसे कटी हुई आती है इस तरीके से। तो डेवलपमेंट हेट्रोफिली का मतलब है ड्यूरिंग डेवलपमेंट अलग अलग टाइप की लीफ आना। ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे पास क्या होगा, अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ऐसा होना। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने तीन दिए हैं। एक दिया है कॉटन, कॉटन, सेकंड है कोरिएंडर, और एक है लरक्सपर। ये तीन प्लांट दिए एनसीईआरटी ने एग्जांपल में, दैट इज डेवलपमेंट हेट्रोफिली। सेकंड, ये फर्स्ट हो गई बेटा, ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट। हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड कौन सी है, सेकंड है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। अब ये क्या है बेटा, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, ये क्या है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का क्या मतलब है, ध्यान से सुने। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का मतलब है कि मेरे पास अगर पानी में प्लांट है, देखो इफ इट इज ऑन लैंड, इसकी लीफ ऐसे है, तो रियल में प्लास्टिसिटी का यही एग्जांपल है, डेवलपमेंट नहीं है। और जब वो पानी में लीफ है वो इतनी ज्यादा ऐसे क्या है, इस तरीके से ज्यादा फाइन डाइसेक्टेड है, डाइसेक्टेड मतलब कटी हुई है। तो ये लैंड पर है, टेरेस्ट्रियल, और ये वाली मेरे पास किस में है, पानी में, एक्वेटिक। और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया बटर कप, है ना। बटर कप जो प्लांट होता है उसका वैसे नाम रेननकुलस होता है। कई बार क्या होता है किसी टेस्ट सीरीज में आपको ये मिल जाता है और गलत करके आते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली रियल सेंस में प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं प्लास्टिसिटी का जो वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसमें आप क्या देखोगे, उसमें आप ये देखोगे
कि जैसे हम क्या करते हैं बेटा, आपने कभी कोई सीड सो किया हो ग्राम का सीड सो किया हो तो उसमें ऐसे व्हाइट कलर का निकल जाता है ना, ये चीज मैं ये कह रहा हूं बेटा, इस ग्राम के सीड को अगर आप किस में रख दो, डार्क में रख दो, तो प्लांट तो बन जाएगा डार्क में, लेकिन वो कैसा रहेगा, शूट व्हाइट रह जाएगी। शूट कैसी रहेगी, व्हाइट, उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं हुआ। तो बिना लाइट के क्लोरोप्लास्ट ही डेवलप नहीं हुआ, सफेद व्हाइट शूट रह गई। आपने देखा भी है ग्राम में व्हाइट निकलता है, बाद में उसमें कलर आ जाता है, लेकिन अगर उसको आपने लाइट दी तो वो ग्रीन कलर का हो गया, जब आपने उसको लाइट प्रोवाइड की। तो लाइट की प्रेजेंस में, ध्यान से सुने बेटा, लाइट की एब्सेंस में, डार्कनेस में शूट अगर व्हाइट रह जाए, उसके लिए टर्म है इटियोलेशन। इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इटियोलेटेड सीड का मतलब होता है ऐसा सीड जो डार्कनेस में रखा, उसकी शूट क्या होगी, व्हाइट होगी, और नॉर्मल से लंबी होती है शूट, क्योंकि वो लाइट के लिए होता है कि उसकी हाइट बढ़ गई, लाइट नहीं मिल रही है तो। ठीक है, हाइट क्यों बढ़ गई, क्योंकि लाइट खोज रहे हैं, हो सकता है वो सोच रहा हो सॉइल के नीचे हो, मैं बढ़ जाऊं तो लाइट मिल जाएगी ना। तो बेसिकली क्या वर्ड आना चाहिए आपको, इटियोलेटेड सीड। इटियोलेटेड सीड का मतलब ऐसा सीड जो किसमें रखा है, डार्कनेस में। क्लियर, किसमें रखा है, डार्कनेस में। ठीक है, तो आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ लिया, ग्रोथ के बारे में। पूरा काफी सारे पेजेस थे एनसीईआरटी के, आप प्रॉपरली पढ़ेंगे आपको सारा समझ आएगा। ठीक है, क्लियर। नॉर्मली ये पार्ट बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते, सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत बोरिंग है, पर बेटा अब बायो बोरिंग और उससे नहीं होता, हमें पढ़ना है और समझना है ना। साइंस कभी बोरिंग नहीं होती इफ इट इज प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें आप उसे, इट इज नेवर बी बोरिंग। और कभी भी आपको मतलब इसको ऐसे नहीं लेना है कि मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे लेना है कि सीखना है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात करेंगे। काफी सारी कहानी है डार्विन को लेके, और हमारे पास और भी साइंटिस्ट को लेके कहानी है, क्योंकि सारे हार्मोन क्या थे, हमारे पास एक्सीडेंटल डिस्कवरी थे। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मुझे जरूर बताना क्या वर्ड है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एनसीईआरटी ने कहा है सारे प्लांट हार्मोन एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए बेटा और एनसीईआरटी पढ़िए। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।